welcome to Learning Storm. How are you all? Hope you all are fine. एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम है गुंजन और मैं आपके साथ NCERT की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक के डिस्कशन के लिए जुड़ी हुई हूँ। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल कर लेते हैं हिस्ट्री के सीक्वेंस को, कैसे कैसे हमारी हिस्ट्री का आरंभ हुआ और कैसे कैसे सीक्वेंस में चीज़ों का क्रमिक विकास हुआ और चीज़ें आज हमारे जो सामने हैं वो कैसे अलग हैं पहले के समय से। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं हम आरंभिक मानव की। तो वो क्या था? हंटर एंड फूड गैदरर था। सेकंड लेसन में हमने देखा कि जो हंटर एंड गैदरर लोग थे, जो फूड गैदर करते थे, कैसे उन्होंने एक स्टेबल लाइफ की शुरुआत करी, कृषि की शुरुआत करी और पशुपालन की शुरुआत करी। ठीक है, उसके बाद हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। देन हमने वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वेदों के बारे में जाना था। साथ ही साथ ये देखा था कि जो हमें इतिहास की जो पुस्तकें मिलती हैं, ठीक है, वो हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में कैसे बताती हैं। वहाँ से हमें हमारे कल्चर के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या कुछ जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने देखा कि जो कब्र होती हैं, ठीक है, वो कैसे हमारे कल्चर को डिफाइन करती हैं। कब्रों में जिन शवों को या जिन डेड बॉडीज़ को दफनाया गया था, उसके साथ हमें कुछ सामान भी मिलता है दफनाना हुआ, तो उस चीज़ से हमें लोगों की मान्यताओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे अध्याय 5 में राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में कि किस तरीके से राज्यों का विकास हुआ। आज के जो राजा थे वो कैसे पहले के राजाओं से अलग थे और जो गणराज्य थे, जनपद, महाजनपद, इन सभी के बारे में आज के इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बॉक्स में एक बात बताई गई है आपको कि यहाँ पे चुनाव के एक दिन के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। और एक बच्चा है जिसका नाम है संकरन। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। देखिए, यहाँ पे ना आपको आज के बारे में कंपैरिजन करके बताया जा रहा है प्रीवियस समय से। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है लगभग 3000 साल पहले की, कि जब लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो वो कैसे आज से अलग थी या कैसे वो बाकी के और समय से अलग थी। ठीक है, अगर हम बात करें आज की, तो आज हमारे ऊपर कोई भी राजा या रानी रूल तो नहीं करता। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो आज तो क्या होता है, जो भी हमारे देश में 18+ एज के जो लोग हैं वो राइट टू वोट के थ्रू अपने लीडर्स को चुनते हैं। ऐसा ही है ना। लेकिन क्या आज से 3000 साल पहले भी ऐसा ही था? क्या लोग वोट डालते थे अपने शासक को या राजा को चुनने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या सिस्टम फॉलो किया जाता था राजा को बनाने के लिए? तो कुछ लोग क्या होते थे, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे और उन यज्ञों को भली प्रकार से, उन रिचुअल्स को फॉलो करने के बाद वो राजा बन जाते थे। ठीक है, तो सबसे फेमस एक यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, आप में से बहुत सारों ने रामायण की कहानी सुनी होगी, जिसमें राजा राम जो थे वो भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराते हैं। ठीक है, तो क्या था ये अश्वमेध यज्ञ, आइए जानते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। बेसिकली होता क्या था कि राजा जो यज्ञ कराता था वो एक घोड़े को, ठीक है, उसके पास एक घोड़ा होता था, बहुत
शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल वो एक घोड़ा होता था और उसको स्वतंत्र विचरण के लिए यानी उसको खुला छोड़ दिया जाता था। उसकी मर्जी होती थी कि वो जहाँ चाहे जाए, वो अपने राज्य में भी जा सकता है, अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य की टेरिटरी के अंदर भी जा सकता था, ठीक है। और उसके साथ राजा कुछ लोगों को छोड़ दिया करते थे ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो घोड़ा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस राजा की टेरिटरी के अंदर जा रहा है, कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है या उसको ऐसे ही जाने दे रहे हैं फ्रीली, ठीक है। तो इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मान लो कि एक राजा है, ठीक है, उसने अश्वमेध यज्ञ कराया और उसका जो अश्व है यानी जो उसका घोड़ा है वो किसी दूसरे राजा के राज्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया और उस राजा ने उस घोड़े को रोकने की कोशिश करी कि भाई ये तो मेरी टेरिटरी के अंदर आ गया, मेरे क्षेत्र के अंदर आ गया। तो उस रोकने वाले राजा को उस राजा से युद्ध करना पड़ता था जिसने उस घोड़े को छोड़ा है या फिर अश्वमेध यज्ञ को कराया है, ठीक है। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। मान लो किसी राजा ने यज्ञ कराया और मैं अपने आप को एक राजा अज्यूम कर लेती हूँ दूसरा, ठीक है। अगर मान लो मेरी टेरिटरी के अंदर वो घोड़ा आ गया और मैंने रोका कि भाई बिना मेरी परमिशन के अंदर ये घोड़ा मेरे राज्य क्षेत्र के अंदर कैसे आ गया, यानी कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ उस राजा से जिसने इस घोड़े को मतलब इस घोड़े को छोड़ा है, ठीक है। और अगर मैंने उसको जाने दिया इसका मतलब ये है कि मैंने उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली, मैंने ये स्वीकार कर लिया कि वो राजा हमसे ज़्यादा पावरफुल है, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो ये एक यज्ञ होता था जिसे राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, किन राजाओं को, जिनकी टेरिटरी के अंदर से होके वो घोड़ा गया है, ठीक है, उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था उस राजा के द्वारा। मैंने आपको बताया ना अभी कि उस घोड़े के साथ कुछ लोग भी जाते थे, तो अगर उस घोड़े को इजीली उन्होंने जाने दिया तो वो इनको इनवाइट करते थे कि आपको हमारे राजा ने अश्वमेध यज्ञ कराया और उसके अंदर आपको आना है, ठीक है। इस तरीके से उनको निमंत्रण दिया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था, मतलब कि कुछ विशिष्ट ब्राह्मण होते थे, विशिष्ट पुरोहित होते थे जो इस अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म कराया करते थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। आज के टाइम में भी हम देखते हैं पंडित जी हमारे घर में पूजा करते हैं तो हम उन्हें दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। इसी तरीके से उस समय पे जो पुरोहित इन यज्ञों का आयोजन कराते थे उनको उपहार दिए जाते थे, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, जितने भी राजाओं को आमंत्रित किया जाता था वो उसके लिए गिफ्ट्स लाते थे, ठीक है। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, उसका दोस्त होता था, उसका कंपेनियन होता था, ठीक है। और सारथी कौन होता था? सारथी बेसिकली राजा का क्या होता था? कंपेनियन होता था, उसका दोस्त होता था जो राजा का गुणगान करता था, ठीक है। बेसिकली जैसे आपने महाभारत के युद्ध के बारे में सुना होगा ना, तो जो अर्जुन था, ठीक है, अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है, जो युद्ध में उसका मनोबल बढ़ाया करते थे, तो वो उसके साथ रहता था, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में। कौन? सारथी। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। मतलब राजा की विजय हो, राजा की जीत हो, इसके लिए उसकी रानियां भी कुछ यज्ञ और अनुष्ठानों को करवाती थी और साथ ही साथ उसके पुत्र भी कराते थे, ठीक है। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। क्या होता था कि और जो भी इनवाइटेड राजा होते थे ना, अब जैसे मान लो हमारे घर में पूजा है, हम लोगों ने यज्ञ और हवन कराया, तो हमारी फैमिली इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी, फैमिली जो है उन रिचुअल्स को फॉलो करेगी जो पंडित जी बताएंगे। हमने साथ ही साथ अपने नेबर से भी लोगों को इनवाइट किया, अपने रिलेटिव्स को भी इनवाइट करा, ठीक है।
तो वो क्या करते थे, वो ध्यानपूर्वक बैठ के उन मंत्रों को सुना करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही जिन आमंत्रित राजाओं को बुलाया जाता था, उनका काम भी बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित क्या करते थे, पवित्र जल का छिड़काव करते थे और उसके साथ साथ और भी अन्य अनुष्ठान करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जो विष थे वो क्या थे, वो उपहार लाते थे राजा के लिए। ठीक है, कुछ लोगों को पुरोहित शूद्र मानते थे और उनको बहुत सारे अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले लोगों की सूची बनाओ। सबसे पहले तो अन्य राजा शामिल हुए थे, उसके बाद जो वैश्य थे वो उसके लिए उपहार लाते थे राजा के लिए, उसके बाद जो पुरोहित थे वो यज्ञ और अनुष्ठानों का आयोजन कराते थे। ठीक है, और जो शूद्र होते थे उनको किसी भी यज्ञ और अनुष्ठान में शामिल होने का मौका नहीं मिलता था। तो इतने सारे वर्ग हमने देखे कि इन अनुष्ठानों में आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं वर्ण की। आई थिंक दिस इज विजिबल नाउ। वर्ण, इस समय उत्तर भारत में, हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत की, खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। हमने देखा कि जिस समय में क्या हो रहा था, ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो उस समय पे रचे गए ग्रंथों को वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैदिक ग्रंथ। जिस समय में ऋग्वेद की रचना हुई, ठीक है, उसको वैदिक काल बोला जाता है। उसके बाद अन्य वेदों की भी तो रचना हुई थी। प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था कि 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो ये वैदिक ग्रंथ कहलाता था। और इसके बाद अन्य जो ग्रंथों की, अन्य 3 वेदों की रचना हुई थी, वो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। इनके अंतर्गत सामवेद, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। ये जो उत्तर वैदिक ग्रंथ थे, जिनकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई, तो उनके अंदर क्या था, उनके अंदर जो यज्ञ और अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे, उनकी विधि क्या होगी। ठीक है, सोसाइटी को, लोगों को जिन रिचुअल्स को, जिन रूल्स को, जिन रेगुलेशंस को फॉलो करना होता था, उनके नियम बताए जाते थे। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोग ना बट गए रिसोर्सेज के आधार पे, धन के आधार पे। कुछ लोग धनवान थे, जैसे कि राजा, किसान, व्यापारी। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ गरीब लोग भी थे, कुछ निर्धन लोग भी थे। ठीक है, जिनके अंदर शिकारी आ गए, मछली पकड़ने वाले आ गए, पशुपालक आ गए, श्रमिक आ गए, तो लोग निर्धन भी थे कुछ लोग। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे हमें 2 तरह की सोसाइटी देखने को मिल रही है, एक धनवान और दूसरी निर्धन। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। आप सभी अंडरलाइन करेंगे। जो पुरोहित थे, उन्होंने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। जस्ट अ मिनट। जिन्हें क्या कहा गया, वर्ण कहा गया। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। जो पहला वर्ण था वो किसका था, ब्राह्मण। और इन ब्राह्मणों का काम क्या था, इनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। तो बेसिकली ब्राह्मणों का क्या काम था, यज्ञ करवाना, वेदों का अध्ययन करना और उसका अध्यापन, यानी उनकी शिक्षा लोगों को देना। और इसके लिए उन्हें बदले में क्या मिलता था, उपहार मिलते थे। जैसे आज भी हम देखते हैं, हम घर में पूजा पाठ कराते हैं, हम पंडित जी को दान दक्षिणा उपहार देते हैं ना, सेम उस टाइम पे भी ऐसा ही था।
दूसरा स्थान शासकों का था। किसका? शासकों का। इनका क्या काम था? इनको क्षत्रिय कहा जाता था। इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ब्राह्मणों के अलावा किसको यज्ञ करने का अधिकार था? वैश्यों को और क्षत्रियों को, राइट। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। अकॉर्डिंग टू NCERT उस समय की सोसाइटी में क्या हो रहा था कि जो शूद्र वर्ण था उसका काम था ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। ये कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। किनको? शूद्रों को। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि औरतों को भी बहुत सारे अधिकार नहीं थे। उनको भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सम्मानजनक स्थान नहीं था। जबकि बात करें हम ऋग्वेदिक कालीन समाज की, तो वहाँ पे देखते हैं हम कि वहाँ पे जो कुछ विदुषी थी, ठीक है, कुछ महिलाएं थी, वो क्या थी? मंत्रों की रचना करती थी, उनका अध्ययन करती थी, उनका अध्यापन करती थी। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो यहाँ पे औरतों को शूद्रों के समान बताया जा रहा है। यानी जो महिलाओं की स्थिति थी उसमें कमी आती जा रही थी, ठीक है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। यहाँ पे ना तो महिलाओं को और ना ही शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। मतलब जिसने जिस फैमिली के अंदर जन्म ले लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्मा बच्चा ब्राह्मण कहलाता था, वैश्य परिवार में जन्मा बच्चा वैश्य कहलाता था, शूद्र परिवार में जन्मा हुआ बच्चा शूद्र कहलाता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया, ठीक है। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था वो वर्णों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ग के बारे में बात करी जा रही है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन वर्ग एंड वर्ण। वर्ण क्या थे? वर्ण हमारे पिरामिड के अंदर, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे हमारी सोसाइटी को बांटा गया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण आते थे, उसके नीचे क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य, देन शूद्र, ठीक है। और इनकी जो सुप्रीमेसी थी वो इस तरीके से थी। सबसे ज़्यादा जो सम्मानजनक स्थान था वो ब्राह्मणों का था, उसके बाद क्षत्रियों का, उसके बाद वैश्यों का, और शूद्रों को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो थे अछूत माने गए, यानी उनको टच करना भी अपवित्र माना गया, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन लोग थे? अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, ठीक है। उनको भी अछूत ही माना जाता था। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। समाज में ऐसी मान्यता थी कि अगर हम इनसे टच हो गए तो हम अपवित्र हो जाएंगे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। अभी हमने क्या देखा कि जो पुरोहितों ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, उसके अंदर पुरोहितों का या ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे सोसाइटी के अंदर जो इस वर्ण व्यवस्था को सही नहीं मानते थे या फिर इसको फॉलो ही नहीं करते थे, इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो उसमें हमने देखा कि जो राजा थे, जो क्षत्रिय वर्ग था, उसका स्थान पुरोहितों से नीचे आता था। लेकिन जिन लोगों ने इसको नहीं माना वो अपने आप को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ लोगों का मानना ऐसा था कि भाई जन्म के आधार पे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ब्राह्मण घर के अंदर पैदा हुआ बच्चा ब्राह्मण होता था, ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना ये था कि अगर उन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया है तो उनको भी ब्राह्मण माना जाए, चाहे बेशक उन्होंने जन्म वैश्य परिवार में लिया हो या शूद्र परिवार में लिया हो। तो वो इस वर्ण निर्धारण को जन्म के आधार पर सही नहीं मानते थे।
इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जो तुमने डिवीज़न कर दिया है व्यवसाय के आधार पे, यानी जो जो काम करेगा वो वही कहलाएगा, तो उसको भी सही नहीं मानते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। अभी हमने देखा कि शूद्रों को अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। तो कुछ लोग जो इन नियमों को नहीं मानते थे, इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, उनका कहना था कि ये जो यज्ञ और अनुष्ठान है इनको संपन्न करने का जो अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए, चारों वर्ण के लोगों को मिलना चाहिए और अछूतों को भी मिलना चाहिए। लेकिन रियल में ऐसा नहीं था उस समाज की अगर हम बात करें तो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना करी, जिसमें अभी हम आधुनिक समाज में अगर देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 17 के अंदर जो छुआछूत है उसको इलीगल माना जाता है। अगर तुम किसी व्यक्ति को छू के ये बोलो कि उसने तुम्हें पवित्र कर दिया, तो ये एक इलीगल काम है, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पहले अगर हम बात करें 3000 साल पहले की, तो ये जो रिचुअल्स थे ये कॉमन थे, ठीक है। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत की, ठीक है। अभी हमने देखा ना, ये जो वर्ण व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये उत्तर भारत के अंदर थी। जैसे ये रफली मैप है इंडिया का, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर भारत है, ये हमारा उत्तर भारत है। अगर हम बात करें यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ पे ये सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता था। कौन सा सिस्टम? वर्ण व्यवस्था का सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे असमानता जैसी चीज़ बहुत कम थी, लोगों की सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी और पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जबकि हम बात करें उत्तर भारत की, तो यहाँ पे पुरोहितों का जो प्रभाव था बहुत ज़्यादा विस्तृत था और लोग धनवान और निर्धन के आधार पर बटे हुए थे। वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता था, ठीक है। तो ये थी हमारी वर्ण व्यवस्था। और यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसका बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था। इस पैराग्राफ के अंदर हमने देखा। तो लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? आप ये इमेजिन करिए कि अगर आप उस समय की सोसाइटी में होते, ठीक है, तो क्या आप इन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते या फिर विरोध करते? अगर विरोध करते तो क्यों करते, आप सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। इसके बाद हम अपने लेसन को पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जनपद, महाजनपद और कर के बारे में पढ़ेंगे। कर यानी कि टैक्स, ठीक है। तो उस समय की सोसाइटी को चलाने के लिए, सेना के खर्च के लिए लोगों से टैक्स वसूला जाता था। अगर वसूला जाता था तो किस फॉर्म में वसूला जाता था। और उसके बाद हम देखेंगे कृषि में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। सो ये था हमारा लेसन नंबर 5 का पार्ट 1। होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने पढ़ा, उसकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो आप नेक्स्ट वीडियो में वो पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखना ना भूलिए इन सीरीज़ को, क्योंकि ये जो NCERT की वीडियो सीरीज़ हैं ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। NCERT के क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये आई एम श्योर कि ये सारी जो डिस्कशन है ये आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।